तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी जहां जश्न में डूबी है, उत्साहित है, तो कांग्रेस के सामने आत्ममंथन की मजबूरी आ खड़ी हुई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी फिर वहीं पर आ खड़े हुए हैं जहां पर वो 2014 लोकसभा चुनाव के बाद नजर आ रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव में हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि बीजेपी के साथ रहना दलितों के लिए घाटे का सौदा है। लेकिन 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए, 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजे से बने नैरेटिव को इसने मटियामेट कर दिया। दलित वोटर एक बार फिर से कांग्रेस से छिटकता नजर आया। हरियाणा में हार के तो कई कारण हैं, लेकिन दलित वोटर का कांग्रेस से दूरी बनाना भी एक वजह है और ये आगामी चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो क्या कांग्रेस से दलितों का महज 3 महीने में मोह भंग हो गया? 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ दलित वोटर नजर आया था। एससी आरक्षित सिरसा, अंबाला समेत 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत गई थी। विधानसभा चुनाव में दलित वोटर का कांग्रेस से एक तरह से मोह भंग होता नजर आया। हरियाणा की एससी आरक्षित 17 में से 8 सीटें बीजेपी जीत गई। दूसरी सीटों पर भी दलित वोट बीजेपी को मिलने के दावे किए गए। कांग्रेस से दलित वोटर का मोहभंग होने वाली बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दलितों का साथ मिला था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2 रिजर्व सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। सिरसा में कुमारी सैलजा 2,68,000 वोट से जीती थी। अंबाला की सीट वरुण चौधरी ने करीब 50,000 वोट से जीती थी। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा वार अगर देखें तो एससी के लिए आरक्षित 17 में से बीजेपी सिर्फ 4 सीट ही जीत पाती। कांग्रेस को 11 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिली थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के नतीजे ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। दलितों को लेकर जो दावा कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उस दावे की हवा निकल गई। बीजेपी 4 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब रही, जिसकी उम्मीद राजनीतिक विश्लेषकों को भी नहीं थी। दलित वोटर्स ने महज 4 महीने में 2 बार साबित कर दिया कि वो किसी का भी पलड़ा भारी कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को धता बताते हुए बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी भूमिका ओबीसी वोटर्स ने साथ मिलकर निभाया है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने दलितों को साधने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस बार हरियाणा चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए। लड़ाई इसकी हो रही है। ये देखिए, जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को इस किताब ने दिया है। और ये आपका संविधान है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का संविधान है और ये आपकी रक्षा करता है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। लड़ाई इस बात की है, भाइयों और बहनों, अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी जमीन, आपका धन, आपका पानी, सारे के सारे गायब हो जाएंगे, चुने हुए 20-25 लोगों के हाथ में चले जाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि राहुल गांधी ने यहां भी दलित कार्ड खेला, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में दलित वोटर कांग्रेस के साथ इसलिए भी गया था क्योंकि राहुल गांधी समेत पूरे इंडिया अलायंस ने आरक्षण को लेकर माहौल बनाया था, जिससे दलित वोटर बीजेपी से छिटका था। लेकिन हरियाणा चुनाव में उस डर को दलितों के दिल से हटाने में बीजेपी कामयाब रही। एक पक्ष तो यह है, दूसरा पक्ष यह है कि कांग्रेस ने यहां किसी का साथ लेना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस को लग रहा था कि वो अपने दम पर हरियाणा में प्रचंड बहुमत हासिल कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ दलितों के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं ने बैठक की, उनकी आशंका को दूर किया। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस को दलित विरोधी बताते नजर आए। उन्होंने गोहाना मिर्चपुर कांड के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। यह भी कांग्रेस के लिए डेंट साबित हुआ और बीजेपी को इसका फायदा हुआ।
हरियाणा में 21% दलित वोटर हैं, जिन पर सिर्फ बीजेपी का ही फोकस नहीं था। हर पार्टी ने उन्हें अपने अपने तरीके से अपने अपने खेमे में खींचने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी सिर्फ बीजेपी को मिली। और बीजेपी की इस कामयाबी में अहम भूमिका पीएम मोदी की रैलियों ने निभाई, जिसमें वो दलितों को साधने में कामयाब रहे। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने दो बार डॉक्टर आंबेडकर को चुनाव हरवाया। उनको डर था बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर जी अगर पार्लियामेंट पे आएंगे और उनकी आंखों में आंख मिलाकर सवाल पूछेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इतने वो बाबा साहब से डरते थे, इसलिए दो बार उनको पार्लियामेंट में न पहुंचे, इसलिए भांति भांति के षड्यंत्र किए। कांग्रेस का हरियाणा में हुड्डा फैक्टर के साथ बढ़ना भी दलितों को रास नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पिता भूपेंद्र और बेटे दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी की ही बात हो रही है, सब कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है। सीट बंटवारे की बात करें तो हुड्डा परिवार 90 में से करीब 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने में कामयाब रहा। कुमारी सैलजा के हिस्से में सिर्फ 9 और रणदीप सुरजेवाला के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें ही आई। इससे संदेश गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हुड्डा राज की वापसी होगी। कुमारी सैलजा से हुड्डा के मनमुटाव को भी बीजेपी ने खूब बुनाया। बीजेपी ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कुमारी सैलजा के अपमान की दलील के साथ दलित कार्ड भी खेला। जब तक भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा को साधने के लिए राहुल गांधी पहुंचते, एक मंच पर इनको लेकर आते, तब तक देर हो चुकी थी। दलित नेता अशोक तंवर की भी कांग्रेस में वापसी दलितों के मन में कांग्रेस के लिए विश्वास पैदा नहीं कर पाई। करीब करीब हर पार्टी में रह चुके अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी को भी दलितों ने सैलजा के कद घटने के तौर पर देखा और इससे भी कांग्रेस से दलितों का मुंह भंग हुआ। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं नतीजों में हरियाणा का नक्शा कैसे दिखता है। ये नक्शा जो है आपके सामने है। अब इससे आप समझिए कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर एससी के लिए रिजर्व सीट है कुछ, और ये गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोना, ये जो इलाका है ये एक तरह से दलित बेल्ट माना जाता है। यहां पर जो वोट है वो एक मुश्त बीजेपी की तरफ गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर एससी सीट है, ये वाली सीट, हालांकि कुछ एक एससी सीट, ये नरवाना की सीट आप देखेंगे, लेकिन बाकी आप मिड में देखेंगे। अगर मध्य हरियाणा की बात करें तो यहां कांग्रेस हावी दिखी है, लेकिन उन इलाकों में बीजेपी को वोट ज्यादा गया जहां पर दलित वोट हैं। 90 सीटों में से बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37, इनेलो बीएसपी गठबंधन को 2 और अन्य को 3 सीटें। वहीं कांग्रेस में वोट प्रतिशत का अंतर और बीजेपी में वोट प्रतिशत का अंतर बहुत कम रहा। बीजेपी को जहां 39.94% वोट मिला तो वहीं कांग्रेस को 39.09% वोट मिला। लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को नसीहतों का दौर शुरू हुआ। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तो कांग्रेस की आज क्लास ही लगा दी। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा, कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। दरअसल संजय राउत का यह वार ऐसे ही नहीं है। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को भाव दिया ही नहीं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन की बात चली वो भी खटाई में चली गई और आम आदमी पार्टी से गठबंधन संभव नहीं हो पाया। जिसके बाद नतीजों के सामने आने के बाद क्षेत्रीय दल कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड। लेकिन हरियाणा की बात की जाए तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने भी कांग्रेस के दलित वोट बैंक में सेंधमारी की। बीएसपी ने आईएनएलडी के साथ मिलकर चुनावी गठबंधन किया और 37 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। वहीं चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया और 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए।
इन दोनों पार्टियों का परिणामों पर कोई खास प्रभाव तो नहीं दिखा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों को कई सीटों पर थोड़े से वोट के साथ जीत और हार के अंतर का सामना करना पड़ा। दलित वोटर कितने इफेक्टिव हैं, पिछले 3 लोकसभा चुनाव के नतीजों से यह भी पता चलता है। 2024 में बीजेपी को आरक्षण संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस के गढ़े नैरेटिव से कितना नुकसान हुआ था, वो भी देख लीजिए। अगर साल 2014 की बात करें तो 2014 में बीजेपी के पास 17.6% वोट शेयर मिला। इसी तरह से अगर 2024 की बात करें, जहां पर बीजेपी को वोट शेयर मिला 20.8% और 34.5%, यानी हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद घर की लड़ाई बाहर आ गई। हुड्डा और सैलजा गुट एक दूसरे को हार का अब जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक तरफ तो बात दलितों की रही, तो दूसरी तरफ बात खेमेबाजी की रही। लेकिन कांग्रेस में अब इस बात को लेकर मंथन हो रहा होगा, इस बात को लेकर मंथन चल रहा होगा कि अगर गठबंधन करके शायद ये चुनाव लड़ा जाता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। इसलिए क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन अब जब बात गुटबाजी की हो रही है तो ये गुटबाजी, घर की लड़ाई खुलकर सामने आ गई नतीजों के सामने आने के बाद। हुड्डा और सैलजा गुट एक दूसरे को हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। टिकट बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा का प्रभुत्व साफ नजर आता है, जिसे लेकर कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला लगातार नाराजगी सामने रख रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि उनकी सुनी नहीं गई, जिसके बाद इन नेताओं ने खुद को अपने अपने इलाके में प्रचार तक सीमित कर दिया, जिससे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। कुमारी सैलजा की नाराजगी से दलित वोटर्स में गलत संदेश गया, तो वहीं वोटिंग से ठीक पहले सैलजा की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद जाट वोटर्स में, जिसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव हार कर चुकाना पड़ा। इस हार के बाद अब कुमारी सैलजा ने जिम्मेदार इशारों में हुड्डा खेमे को ठहरा दिया और पार्टी आलाकमान से जिम्मेदारी तय करने की मांग भी कर दी। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। कुमारी सैलजा के तालमेल ना बिठाने वाले बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलटवार आया। उन्होंने साफ कहा कि तालमेल बिठाना सिर्फ उनका काम नहीं है, सबको तालमेल बिठाना चाहिए था। हुड्डा का इशारा किसकी तरफ था, ये आप समझ सकते हैं। कांग्रेस एकजुट थी, ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। हार के लिए कांग्रेस के अंतर्कलह जिम्मेदार है, इसके कयास तो सभी लगा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही पार्टियों ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पहले आपने संजय राउत का बयान सुना, तो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में जोरों पर है। इसमें उन्होंने हरियाणा में 7 चुनाव न लड़ने को लेकर कांग्रेस पर तंज किया। राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में कहा कि हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। अब आप समझ लीजिए कि क्षेत्रीय दलों ने कैसे कांग्रेस को कोसना शुरू किया और कांग्रेस पर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली में वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, दिल्ली में गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने की रणनीति बदलने की नसीहत दे दी, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया।
हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। बीजेपी ने तीसरी बार वहां हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस की हार के लिए अंदरूनी कलह को जिम्मेदार तो बताया ही, साथ ही बीजेपी की एमपी किरण चौधरी ने तो पिता पुत्र की जोड़ी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सर, लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा भी मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में, तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। जनता ने देख लिया। और दूसरी तरफ जो है केवल क्षेत्रवाद था, नजर आता था। एक व्यक्ति विशेष और उनके पुत्र वो नजर आते थे। वहां पे केवल षड्यंत्र नजर आते थे, एक दूसरे को काटना मारना, जो है पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसीज करने, और फिर भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरी तरह से था। तो हरियाणा की जनता ने ये बात स्वीकार ली है कि अब कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा के अंदर नहीं रही। मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि बाबू बेटा जो है पार्टी ये रह गई, और लोगों ने जो है उनको पूरी तरह से नकार दिया। दलितों की नाराजगी और आपसी खटपट की वजह से हारकर कांग्रेस का सिर्फ हरियाणा में वनवास से वापसी का सपना ही नहीं टूटा है, बल्कि अब आने वाले चुनाव में क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं, जो कि इन बयानों से समझा जा सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तकरार और वार पलटवार सब कुछ होगा। और यह भी तय है कि गठबंधन में कांग्रेस को बंटवारे में सीटों के लिहाज से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस से इसके लिए पूछा तक नहीं गया। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान दशहरे के बाद कभी भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट ने अल्टीमेटम दे भी दिया है, यानी हरियाणा में चुनाव हारने का साइड इफेक्ट अभी से नजर आने लगा है। देखना यह होगा कि कांग्रेस इस डेंट को कैसे भरती है, इस नुकसान की भरपाई कैसे करती है और आने वाली राजनीतिक पारी को कैसे संभालती है। लेकिन 2 राज्यों में नतीजे सामने आने के बाद सियासी हलकों में एक और चर्चा बहुत तेज है। हरियाणा की तो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। बात जम्मू कश्मीर की, यानी कि अगली खबर की। कल से एक सवाल जो लगातार लोग पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में असली बॉस कौन होगा भाई? क्या मुख्यमंत्री असली बॉस होंगे या फिर एलजी असली बॉस होंगे? घाटी के असली पावर्स किसके पास होंगे? जम्मू कश्मीर के भावी सीएम उमर अब्दुल्ला के पास या फिर घाटी के एलजी मनोज सिन्हा के पास? तो चलिए ताकत के इस अनुपात को भी समझते हैं। तो बात यह है कि जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए। आर्टिकल 370 हटाने के बाद राज्य में पहला चुनाव था। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धुआंधार कामयाबी हासिल की। लेकिन सवाल यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला जनता से किए गए वादों को पूरा कर पाएंगे? कितने पावर्स उनके पास होंगे? अपने मुताबिक सरकार चला पाएंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। बिना एलजी की इजाजत के राज्य सरकार कोई भी फैसला स्वायत्तता से नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में शानदार जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उत्साह से लबरेज है। घाटी में पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी में करीब क्लीन स्वीप ही कर दिया है। 10 साल बाद हुए चुनाव में मिली प्रचंड जीत से पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में जल्द ही नई सरकार बनेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उमर अब्दुल्ला और एलजी के बीच पावर टसल तो नहीं हो जाएगा? क्या उमर अब्दुल्ला अपने वायदे पूरे कर पाएंगे? जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला पाएंगे? क्या इसकी पॉसिबिलिटीज संविधान में है? पहले उमर अब्दुल्ला ने जो वायदे किए हैं वो आपको सुनवाते हैं। हमारा सियासी मौकूफ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी
कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निजाम बदल जाएगा। ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ न कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। चुनाव में मिली जीत के बाद उमर अब्दुल्ला के सुर बदल गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन इनसे 370 की मांग करना मूर्खता होगी। जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और आर्टिकल 370 को बहाल करने समेत उमर अब्दुल्ला ने कई वायदे किए थे, जिन्हें पूरा करना फिलहाल के राजनीतिक परिदृश्य में संभव नहीं है। और एक बड़ी बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है। इस पर फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये जीत मिली है? हमें एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दीजिए, काम बहुत करने, मुश्किलात दूर करने। यहाँ लेकिन बात सिर्फ 370 की नहीं है, और कौन कौन से वादे हैं वो भी देख लीजिए। अनुच्छेद 370 और 35 को फिर से बहाल करने का वादा तो है ही, पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात भी है। विशेष दर्जा छीनने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात है। 5 अगस्त 2019 के बाद लागू कानून को निरस्त करने की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन और रोजगार के अधिकारों की रक्षा करने की बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की बात है। जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के लिए प्रयास की बात है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और परिवार की महिलाओं को हर महीने 5,000 रुपए देने की बात है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हर साल मुफ्त में 12 सिलेंडर देने की बात है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का वादा भी शामिल है। आर्टिकल 370 की बहाली एनसी के लिए ख्वाब जैसा है। पूर्ण राज्य का दर्जा भी केंद्र की मोदी सरकार के हाथ में है। ये समझिए कि पूर्ण राज्य का जम्मू कश्मीर सरकार पूरी तरह से उपराज्यपाल के इशारे पर ही रहेगी। बिना एलजी के परमिशन के सरकार फैसला नहीं कर पाएगी। ऐसे में उमर अब्दुल्ला के बड़े बड़े वादे ख्याली पुलाव ही नजर आते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा है कि भले ही उमर अब्दुल्ला सरकार बना रहे हो, लेकिन ऐसी सरकार का क्या फायदा। उनके मंत्री को दिल्ली जाने के लिए भी उपराज्यपाल की परमिशन ही लेनी पड़ेगी। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है, तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहां का। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का, उन्होंने अपना गुस्सा का इजहार कर दिया। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में, इलेक्शन तो हुआ, साफ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो क्या ओवैसी जो कह रहे हैं कि दिल्ली जाने के लिए भी एलजी की परमिशन चाहिए होगी? क्या एलजी और केंद्र सरकार की इजाजत के बगैर उमर अब्दुल्ला वहां की सरकार कोई काम नहीं कर पाएंगे? फिर चुनाव और सरकार का क्या कोई खास मतलब रह जाता है? ये बात उमर अब्दुल्ला को अच्छे से पता है, इसलिए वो साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भले ही बड़े बड़े वादे किए हों, लेकिन राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया भी उपराज्यपाल पर ही निर्भर है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य में वास्तविक सरकार किसके इशारे पर चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य में चुनाव हुए हैं, लेकिन उपराज्यपाल को पहले ही बहुत अधिकार दिए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि राज्य की कौन कौन सी शक्तियां एलजी के पास हैं। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में भी पुलिस से लेकर सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार राज्यपाल के हाथ में होगा। सार्वजनिक व्यवस्था जैसे बड़े क्षेत्र की चुनी गई सरकार के अधिकार से बाहर होंगे। समवर्ती सूची में शामिल विषयों जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा कानून नहीं बना पाएगी। मंत्रिमंडल उपराज्यपाल के फैसलों की समीक्षा नहीं कर पाएगा। उपराज्यपाल का प्रतिनिधि प्रदेश सरकार की हर कैबिनेट बैठक में शामिल होगा। मंत्रियों की कार्यक्रम और बैठक के एजेंडे तक 2 दिन पहले राज्यपाल को या उपराज्यपाल के कार्यालय को बताने होंगे। भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने वाली एसीबी, जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लैब और जेल विभाग जैसी अहम जिम्मेदारियां भी चुनी हुई सरकार के पास नहीं होंगी। यानी हर महत्वपूर्ण फैसले पर, निर्णय पर उप राज्यपाल का कंट्रोल होगा।
स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट बैठक में केंद्र का कोई प्रतिनिधि रहता हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा होगा। यानी राज्य सरकार कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। मतलब यह कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसी की भी रहे, जब तक उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक सत्ता पर कंट्रोल केंद्र सरकार का ही बना रहेगा।